अगर आज आप किसी से पूछोगे तो हो सकता है कि उसको ना पता हो दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी। हो सकता है कि उसको ना पता हो कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। बट उसको ये जरूर पता होगा कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। उसको ये जरूर पता होगा कि उसके एरिया में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। बट ऐसा होता क्यों है? ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और क्या ये जरूरी भी है इस देश में? अगर आपके मन में भी यही सब सवाल हैं तो देरी किस बात की। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। बेसिकली अगर पॉलिटिकल पार्टीज के डेवलपमेंट के बारे में बोलूँ तो सिर्फ एक ही लाइन काफ़ी रहेगी, और वो एक लाइन है कि आज से 100 साल पहले कुछ ही ऐसी कंट्रीज थी जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज थी, और आज कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। यानी कि सोच लो, इन पिछले 100 साल में पॉलिटिकल पार्टीज हर देश में पहुंच चुकी हैं। ऑलमोस्ट हर देश के पास कोई ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है। इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का। बट ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है और इनमें ऐसा क्या खास है कि हर देश में एक ना एक पॉलिटिकल पार्टी हमें मिल ही जाती है? हमारे देश में भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी बहुत सारी। बट ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, मेन क्वेश्चन तो ये है। तो बीजेपी या आम आदमी पार्टी क्या करती है? इन पार्टी में कुछ लोग होते हैं जो मिलकर इलेक्शंस लड़ते हैं। और इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो इलेक्शंस जीतकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, अपने हाथों में पावर चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं, है ना? तो व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ सिंपल वे? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड ट्राइज टू होल्ड पावर बाय विनिंग द इलेक्शंस। एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का ग्रुप है या सिंपली लोगों का ग्रुप है जो एक साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ते हैं और कोशिश करते हैं सरकार में आने की, किस तरीके से इलेक्शंस को जीत कर। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस एंड मैनी मोर। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो, अगर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल होना चाहती है, पॉपुलर होना चाहती है, जनता का सपोर्ट गेन करना चाहती है, जनता का ट्रस्ट जीतना चाहती है, तो उसके अंदर ये तीन कंपोनेंट्स होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीन कंपोनेंट्स नहीं हुए ना बॉस, तो वो पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी इज लीडर। एक लीडर जो है वो बहुत जरूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी को जब भी आप वोट करते हो और जब इलेक्शंस होते हैं और आप वोट करने जाते हो, तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए वोट नहीं करते हो क्योंकि आपको उस पार्टी का नाम अच्छा लगता है। आप उस पार्टी को इसलिए वोट करते हो क्योंकि आपको उस पार्टी का लीडर अच्छा लगता है। तो एक पार्टी में एक अच्छा, रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल लीडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लीडर ना तो सिर्फ जनता का विश्वास जीतता है, जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बल्कि एक पार्टी का लीडर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी एक अच्छे तरीके से चलाता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला कंपोनेंट, जो सबसे जरूरी कंपोनेंट भी कह सकते हो, इट इज टू हैव अ लीडर। क्योंकि लीडर क्या करता है? लीडर आपको जनता का विश्वास जीतने में, अगर एक अच्छा लीडर होगा तो बहुत इजीली वो जनता का विश्वास जीत लेगा। जनता को लगेगा यार ये लीडर रिस्पॉन्सिबल भी है और हमारी डिमांड्स को सुन भी रहा है। तो एक लीडर इज द फर्स्ट कंपोनेंट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। जो सेकंड कंपोनेंट आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो अगेन बहुत जरूरी है, ये तीनों ही कंपोनेंट बहुत जरूरी है। तो सेकंड कंपोनेंट है टू हैव एक्टिव मेंबर्स। सिंपली कहें तो ये वो लोग होते हैं जिनको हम पार्टी कार्यकर्ता भी बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पार्टी के हर एक छोटी बड़ी इवेंट्स में, हर एक प्रोग्राम्स में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पार्टी की मीटिंग्स में, हर प्रोग्राम में हमेशा शामिल होते हैं। और आज के टाइम पे अगर एक सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो पार्टी का हर वो मेंबर जो पार्टी में रजिस्टर्ड है, चाहे वो छोटी से छोटी पोजीशन पे हो या बड़ी से बड़ी पोजीशन लाइक एमएलए की पोजीशन पे हो, वो उस पार्टी का एक्टिव मेंबर कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी को एक्टिवली सपोर्ट करता है। वो उस पार्टी के हर एक स्टेप को, हर एक पॉलिसी को डिफेंड करने के लिए तैयार होता है, एक्टिवली सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। जो नंबर थर्ड कंपोनेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नंबर थ्री कंपोनेंट है दैट इज फॉलोअर्स। एक पॉलिटिकल पार्टी के कितने फॉलोअर्स हैं, ये डिसाइड करती है उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी को। ये डिसाइड करती है उनके नंबर ऑफ चांसेस कि वो इलेक्शंस जीत सकते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के जितने ज़्यादा अच्छे फॉलोअर्स होंगे, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, वो उतनी ही ज़्यादा पॉपुलर होगी, वो उतनी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगी पॉपुलेशन के बीच में। और सिंपली कहूँ तो उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे इलेक्शंस को जीतने के। आज हमारे देश में मोर देन 800 पार्टीज है, बट हम सिर्फ 5 या 6 पार्टीज के बारे में ही जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन 5 और 6 पार्टीज के
बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लाइक बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं कि ये हमेशा न्यूज़ में हाईलाइटेड बनी रहती है, चाहे गलत करें सही करें लेकिन हाईलाइटेड बनी रहती है, जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है और हमेशा ये लोग एक टफ कंपटीशन देते हैं एक दूसरे को जब भी इलेक्शंस होते हैं। तो थर्ड कंपोनेंट क्या है? टू हैव फॉलोअर। अभी तक तो हमने जाना कि ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। अब बात करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस के बारे में कि आखिर ये करती क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? सिंपली जिस तरीके से क्रिकेटर का काम है क्रिकेट खेलना, फुटबॉलर का काम है फुटबॉल खेलना, एक्टर का काम है एक्टिंग करना, उसी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला काम क्या होता है? इलेक्शंस लड़ना। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज या सिंपली पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस में लड़ती हैं। अब कभी आपने सोचा है हर पार्टी से ये जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं सीएम पोजीशन के लिए या पीएम पोजीशन के लिए या एमएलए पोजीशन के लिए, इन कैंडिडेट का सिलेक्शन कौन करता है? तो हमारे इंडिया में ये जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी से, इनको चुना जाता है उस पार्टी के टॉप लीडर्स के द्वारा। इसका मतलब है कि सपोज करो यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से फॉर सीएम कैंडिडेट कौन खड़ा है? अखिलेश यादव जी। यानी कि अखिलेश यादव जी को कैसे चुना गया होगा? जो समाजवादी पार्टी के टॉप पार्टी लीडर्स रहे होंगे उन्होंने चुना होगा कि ठीक है यार, अखिलेश यादव जी को एज अ सीएम कैंडिडेट खड़ा करते हैं फॉर द यूपी इलेक्शंस। तो हमारे इंडिया में जो कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग पोजीशंस के लिए, उनको कौन चुनता है? हर पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स अपनी पार्टी से खड़े होने वाले कैंडिडेट्स को चुनते हैं। ओके, बट यूएस का केस थोड़ा सा अलग है। यूएस में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए या किसी भी पोजीशन के लिए खड़ा होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस पार्टी के अंदर होने वाले इलेक्शंस में जीतना पड़ेगा। सपोज करिए यूएस में पार्टी है रिपब्लिकन, तो अगर आप रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए खड़ा होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो रिपब्लिकन पार्टी में इलेक्शन होंगे और उस इलेक्शन में वोटर्स कौन होते हैं? उस पार्टी के मेंबर्स। तो सबसे पहले आपको उस पार्टी के में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस पार्टी में इलेक्शंस को जीतना पड़ेगा। और जब आपको जो मेंबर्स होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के वो इलेक्शंस में अगर ज़्यादा वोट देके जिता देंगे तब जाकर आप खड़े हो पाओगे एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी। यानी कि अगर आप यूएस में यानी कि अमेरिका में प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपको दो इलेक्शंस जीतने पड़ेंगे। पहला तो कैंडिडेट का इलेक्शन जो कहाँ पर होगा? अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में ही होगा, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में होगा। और दूसरा इलेक्शन जो कहाँ पर होगा? पूरे यूएस में होगा। किस पोजीशन के लिए? आपका प्रेसिडेंट के लिए। तो यानी कि यूएस में जो कैंडिडेट सिलेक्शन होता है वो भी बहुत डेमोक्रेटिक वे में किया जाता है। तो आप सिंपली समझ गए सिंपल फंक्शन क्या था पहला पॉलिटिकल पार्टी का, दैट दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस या पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। जो नंबर 2 फंक्शन आता है इट इज पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। सिंपली पार्टीज क्या करती है? नई नई पॉलिसीज बनाती है, नए नए प्रोग्राम्स बनाते हैं। और ये वो क्यों करते हैं? एक पार्टी के दो पर्पज होते हैं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने के। पहला तो वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं देश का, और दूसरा पर्पज होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? वो एनालाइज करती है पूरी पॉपुलेशन को, उनके ओपिनियंस को, और फिर देखती है कि उन सभी के ओपिनियंस में क्या सिमिलैरिटी है, और उन सिमिलैरिटी के बेसिस पर फिर वो क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाती है। इससे क्या होता है? कंट्री के डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है और उस पार्टी को या जो पार्टी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाती है। वेरी सिंपल। तो पार्टी क्या करती है? अ पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। अब चलते हैं नंबर 3 फंक्शन पे। तो जो थर्ड फंक्शन है दैट पार्टीज प्लेज अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। इसका मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल कि देखो पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है देश के लिए कानून बनने में। जब भी देश के लिए कोई लॉ बनती है तो उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, फिर उस बिल पर डिबेट्स होते हैं। तो क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में? अब देखो अगर कोई पार्टी रूलिंग पार्टी है तो ये बहुत ऑब्वियस है कि वो रूलिंग पार्टी इसलिए है क्योंकि उनके ज़्यादातर मेंबर पार्लियामेंट में होंगे, तभी तो वो रूलिंग पार्टी बनी होगी। और डिबेट्स कहाँ पर होने हैं? पार्लियामेंट में ही तो होने हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो पार्टी के ज़्यादा मेंबर्स पार्लियामेंट में है उनको एक एडवांटेज रहता है जब भी कोई डिबेट होता है, जब भी कोई बिल पेश किया जाता है उस चीज़ पर। इसलिए हम कहते हैं कि जो पार्टीज होती हैं वो एक डिसीजिव रोल प्ले करती है। सपोज करिए कोई रूलिंग पार्टी है और उस रूलिंग पार्टी के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स पार्लियामेंट में होंगे, और उस रूलिंग पार्टी ने कोई लॉ बनाई कि हम इस लॉ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका बिल पास कराना चाहते हैं पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट में ज़्यादातर मेंबर किसके हैं? रूलिंग पार्टीज के लिए तो हैं, रूलिंग पार्टीज के ही तो हैं। तो रूलिंग पार्टी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना अपना बिल पास कराने में। इसीलिए हम बोल देते हैं पार्टीज प्लेज अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। नंबर 4 फंक्शन जो आता है दैट इज दैट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट।
एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है और फिर सत्ता में आने के बाद, पावर में आने के बाद सरकार को चलाती है। कैसे चलाती है? हर पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ ना कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं। वो लीडर्स जब सरकार बनती है तो उन लीडर्स को मिनिस्टर्स बना दिया जाता है। जैसे कोई होम मिनिस्टर बनता है, कोई यूनियन मिनिस्टर बनता है, कोई टेक्सटाइल मिनिस्टर बनता है। अलग अलग मिनिस्टर्स बना दिए जाते हैं। ये मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज लाते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए। सिंपल है ना? तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है और फिर उस सरकार को चलाती है। क्या करती है वो? सिंपली वो लीडर्स को रिक्रूट करती है, उन लीडर्स को ट्रेन करती है और फिर उन लीडर्स को अलग अलग मिनिस्ट्री दे देती है। सिंपली क्या है, उन लीडर्स को अलग अलग मिनिस्टर बना देती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिससे जो काम होता है सरकार चलाने में आसानी हो जाती है। अब देखो, एक प्रधानमंत्री तो सब कुछ नहीं कर सकता, वेरी बेसिक। प्रधानमंत्री क्या करता है, इन सभी मिनिस्टर्स पर नजर रखता है कि ये सभी लोग सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। फोर्थ फंक्शन क्या आता है? अब देखो, वेरी ऑब्वियस, अगर इलेक्शन में एक पार्टी जीतेगी तो एक हारेगी भी। दिस इज वेरी ऑब्वियस। तो वो पार्टीज जो हारती हैं उनको हम कहते हैं अपोजिशन पार्टी। लाइक आज के टाइम पर इंडिया में जो एक बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी कौन सी है? इट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, ये है मेजर अपोजिशन पार्टी इंडिया की। तो जो पार्टीज हारती हैं दे प्लेस द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। और एक अपोजिशन पार्टी क्या करती है, एक अलग नजरिया रखती है जनता के सामने। जो अपोजिशन पार्टी का रोल होता है कि वो एक अलग नजरिया रखती है जनता के सामने और जनता को बताती है जो रूलिंग पार्टी है उनकी फेलियर्स के बारे में, उनके गलत स्टेप्स के बारे में। जो एक अपोजिशन पार्टी है वो क्रिटिसाइज करती है रूलिंग पार्टी की फेलियर्स को, रूलिंग पार्टी के गलत स्टेप्स को, गलत पॉलिसीज को। तो एक रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ही एक बहुत अहम रोल, दोनों का ही एक बहुत अहम हिस्सा है एक देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में। बेसिकली सिक्स्थ फंक्शन क्या आता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो छठा फंक्शन होता है, दैट इज पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी है या रूलिंग पार्टी है तो वो इसलिए है क्योंकि उनके छोटे छोटे ग्रुप्स इंडिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट्स में फैले हुए। अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया में कोई रूलिंग पार्टी है या सक्सेसफुल पार्टी है, पॉपुलर है, तो वो इसलिए है क्योंकि उनके छोटे छोटे ग्रुप्स इंडिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट में फैले हुए हैं। और ये छोटे छोटे ग्रुप्स क्या करते हैं, छोटे छोटे एरियाज या फिर कहीं हर एरियाज के ओपिनियंस को एनालाइज करते हैं और अपनी सरकार तक पहुंचाते हैं। और फिर सरकार उन ओपिनियंस में जो सिमिलैरिटीज होती है उनके बेसिस पर क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है। इसलिए हम बोल देते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे शेप्स पब्लिक ओपिनियन। सिंपली इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाऊं। अगर मान लो एक सरकार है, वो देखती है कि पूरे इंडिया में अभी ज़्यादातर लोगों की क्या ओपिनियंस है, कि ज़्यादातर लोगों की क्या डिमांड्स है। तो वो देखेगी कि ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, पैसा चाहते हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो अब वो सरकार पैसा तो देगी नहीं, वेरी सिंपल है ना। तो वो सरकार क्या करेगी, उन सभी ओपिनियंस के बेसिस पर, उन सभी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर, सपोज करो 130 करोड़ ओपिनियन में जो उन्हें सिमिलैरिटीज मिलेगी उनके बेसिस पर कानून बनाएगी, उनके बेसिस पर पॉलिसीज बनाएगी। सपोज करो उन्होंने देखा कि बहुत सारी पॉपुलेशन को पैसे की जरूरत है तो वो कानून, तो वो क्या करेंगे, वो नौकरी निकाल देंगे, रोजगार देंगे लोगों को। दिस इज हाउ जो सरकार है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दिस शेप्स पब्लिक ओपिनियन, कि वो पब्लिक ओपिनियन को एनालाइज करती है, उनमें सिमिलैरिटीज ढूंढती हैं और उसके बाद उन पर एक्ट करती है उस तरीके से जिस तरीके से उनको जरूरत होती है। नंबर 7th फंक्शन क्या होता है? जो नंबर 7th फंक्शन होता है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब एक पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ इतना नहीं है कि अगर वो सरकार में है या वो रूलिंग पार्टी है तो उसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि लॉ बना के उसको इम्प्लीमेंट कर दिया या लॉ बनाकर उसको पास कर दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी का ये भी रोल होता है कि जो उन्होंने योजना बनाई है, जो भी उन्होंने कानून बनाया है, उसका लाभ देश के हर हिस्से तक पहुंचे, हर छोटे छोटे हिस्से तक पहुंचे। अभी जैसा कि मैंने बोला, अगर एक रूलिंग पार्टी है, एक सक्सेसफुल पार्टी है, तो उस पार्टी के छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे ग्रुप्स इंडिया के ऑलमोस्ट हर एरिया में फैले होंगे। ये छोटे छोटे ग्रुप्स हेल्प करते हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज लॉज बनाती हैं, योजनाएं बनाते हैं, इनका लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में जिन तक वो लाभ नहीं पहुंच पा रहे। सपोज करो कुछ योजना है जैसे कि उज्ज्वला योजना है, स्वनिधि योजना, गरीब कल्याण योजना, स्वनिधि योजना, ये जो योजनाएं हैं इनका लाभ पहुंचाने में मदद कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज के छोटे छोटे ग्रुप्स इनकी मदद पहुंचाने में, इनका लाभ पहुंचाने में मदद करते हैं। अब इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किसने किया? रूलिंग पार्टी ने। और इनका लाभ कौन पहुंचा रहा है? उसी रूलिंग पार्टीज के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं अलग अलग एरियाज में, वो लोगों तक इन योजनाओं का, इन कानून का लाभ पहुंचा रहे हैं। तो एक पार्टी का काम सिर्फ लॉस बनाना नहीं होता, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाना नहीं होता,
बल्कि इन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का लाभ लोगों तक पहुंचाना भी होता है, वहां तक पहुंचाना जहां ये लाभ, जहां ये एडवांटेज नहीं पहुंच पा रहा है। तो बेसिकली ये तो थे हमारे 7 फंक्शंस फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, जिसकी स्लाइड आपको भी दिख रही है। मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक जो है नेसेसिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टी, या सिंपली यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि हमको पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो सबसे पहला रीजन तो यही हो सकता है कि हमको पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी, ये जो अभी हमने 7 फंक्शंस पढ़े, वो फंक्शंस को परफॉर्म करती है। बट अगर अभी भी कोई आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं है, नहीं मान रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? तो आप उसको बोलोगे, सपोज करो एक देश है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है और वहां पर अब इलेक्शंस होते हैं, तो हर कैंडिडेट क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि अब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता है। तो ऐसे में कोई भी कैंडिडेट पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आप किसी भी कैंडिडेट से पूछोगे कोई भी सवाल, तो वो बोलेगा मुझे देश से क्या मतलब, मैं तो उस एरिया से मतलब रखूंगा जिससे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होगा? जो देश है वो बिखर जाएगा। जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी बिखर जाती है अगर उसमें लीडर ना हो, उसी तरीके से एक देश बिखर जाएगा अगर उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ना हो। क्योंकि वहां पर अब जो कैंडिडेट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कोई भी पूरे देश की जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई भी पूरे देश में जो हो रहा है उसके लिए आंसरेबल नहीं होगा। ऐसे में जो सिस्टम है वो पूरा ध्वस्त, पूरा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी है। अभी भी अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको बोलो तीसरा रीजन देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है ना, ये डायरेक्टली लिंक है किससे? डेमोक्रेटिक सिस्टम से। जितना अच्छा पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम होगा उतना ही अच्छा एक कंट्री का डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। आज के टाइम पर हमारे इंडिया में इतनी अच्छी डेमोक्रेसी मेंटेन क्यों हो पाई है? ये इसलिए हो पाई है क्योंकि हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत ज़्यादा है। जो पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहा है फ्रॉम द हिस्ट्री। 1947 के बाद से ही हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। इसीलिए हमारे देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम आज इतना अच्छा हो पाया है। तो बेसिकली 3 रीज़न क्या है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नंबर 1 रीज़न, क्योंकि वो 7 फंक्शंस परफॉर्म करती है जिनके बारे में हमने पढ़ा है। सेकेंड रीज़न कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे, कोई भी इस पूरे देश में जो हो रहा है उसके लिए आंसरेबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ऐसे में पूरा देश बिखर जाएगा। और नंबर 3 रीज़न, जितना अच्छा एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम होता है उतना ही अच्छा उस देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर जो लीडर है उसको कौन चुने? जनता चुने। अब अगर लीडर को जनता चुनेगी तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होगी तो फिर डेमोक्रेसी रहने का क्या फ़ायदा? वेरी सिंपल। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है वो डायरेक्टली लिंक है किस चीज़ से? डेमोक्रेटिक सिस्टम से। तो ये हो गया हमारा थर्ड रीज़न। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, दैट हाउ मेनी पार्टीज शुड बी है। हमारे देश में कितनी पार्टीज होनी चाहिए, या फिर हमारे देश में कितनी पार्टीज होनी चाहिए। इट्स नॉट चाहिए, इट्स चाहिए। तो बेसिकली अलग अलग देश की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी पार्टीज हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इलेक्शन सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है। अब वेरी ऑब्वियस, अगर रेस में कोई एक अकेला दौड़ेगा तो वही फर्स्ट आ जाएगा ना। तो ऐसा ही कुछ केस है चाइना का। चाइना में एक अकेली पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो ऑब्वियस है कौन जीतेगी? वही पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी ना यार। तो ऐसे देश जहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और जो इलेक्शन है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है तो जीतेगी भी वही एक पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसे देश जहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। अब बात करते हैं कुछ और कंट्रीज की। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यूएस है या यूके है। तो यूएस का केस क्या है? यूएस में पार्टीज तो बहुत ज़्यादा है। जो अमेरिका है वहाँ पर पार्टीज तो बहुत है, लेकिन जब भी वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो या तो डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाती है या रिपब्लिक पार्टी जीत जाती है। सपोज करो अभी डेमोक्रेटिक जीत गई, अगली बार इलेक्शन में रिपब्लिक जीत गई, फिर रिपब्लिक हार गई, फिर डेमोक्रेटिक जीत गई। वहाँ पर ऐसा ही चलता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसे देश जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, जो टॉप कंटेंडर्स हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, उन्हीं के बीच में हमेशा स्विच होता रहता है इलेक्शन का रिजल्ट, उन्हीं के बीच में से हमेशा कोई एक विनर लूजर रहता है। तो ऐसे देश जहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज तो 2 से ज़्यादा हैं लेकिन जो मेन कॉम्पिटिटर्स सिर्फ 2 ही हैं, ऐसे देश के सिस्टम को हम कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल यूके और यूएस। अब तीसरा एग्जाम्पल समझो, कुछ ऐसे देश भी होते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज 2 से ज़्यादा हैं और जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी 2 से ज़्यादा है। बेसिकली यूपी के इलेक्शंस की बात करें
तो व्हेन आई वाज बोर्न उस टाइम पर आई थिंक सो बहुजन समाजवादी पार्टी थी। उसके बाद इलेक्शन हुए, समाजवादी पार्टी जीती। उसके बाद इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती। तो आप देख रहे हो ना, 3 इलेक्शन से 3 अलग अलग पार्टीज विनर बनी। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, और अभी फिर इलेक्शन होने, है ना। तो हमारे देश में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज भी 2 से ज़्यादा थी, और जो मेन कंपटीशन रहता है हमेशा वो भी 2 से ज़्यादा पार्टीज में रहता है, क्योंकि रिजल्ट्स कुछ भी हो सकता है इलेक्शन का यूपी में। जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार आ जाती है। लाइक पिछले 3 इलेक्शन उठाओगे तो तीनों बार हमें एक नया नया विनर मिला है इलेक्शंस का। तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हो, और जो मेन कंपटीशन हो वो भी 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। और इसका क्लियर कट एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। यहाँ पर कभी भी इलेक्शंस में कोई भी 2 मेन कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। मिनिमम 3-4 तो आपको कॉम्पिटिटर मिल ही जाएंगे हर ही इलेक्शंस में। हर इलेक्शंस में इंडिया में हो रहे हर इलेक्शंस में आपको 3 या 4 मेन कॉम्पिटिटर्स मिल जाते हैं। तो इंडिया का सिस्टम कौन सा है, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग देश में अलग अलग पार्टी सिस्टम है। लाइक चाइना में 1 पार्टी, यूएस में 2 पार्टी सिस्टम, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है पार्टी सिस्टम, ये डिपेंड करता है उस कंट्री पे। लाइक अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इंडिया में सिर्फ 1 या 2 पार्टी उस पूरी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है मल्टी पार्टी सिस्टम की। तो एक देश में कौन सा पार्टी सिस्टम होना चाहिए डिपेंड करता है उस देश की सिचुएशन पर, उस देश के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर, उस देश के सर्कमस्टेंसेस पर। लाइक इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन में इतनी डाइवर्सिटी है कि हमारे यहाँ सिर्फ 1 या 2 पार्टीज नहीं हो सकती। इसलिए हमारे यहाँ कितनी पार्टीज हैं, मोर देन 2 पार्टीज हैं, या सिंपली कहें मल्टी पार्टी सिस्टम है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। तो इस पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सीखा है, उनके फंक्शंस के बारे में सीखा है, हमने पढ़ा है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ हमने पढ़ा है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में कि कौन से देश में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, और हमने समझा है कि अलग अलग देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्यों है, और ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम डिपेंड किस चीज़ों पे करता है। लाइक हमने समझा that this political party system depends on the country's situation, historical background, circumstances, population and a lot of things, a lot of factors। तो यहाँ खत्म होता है हमारा पार्ट 1। इसके बाद एक बार चैप्टर की रीडिंग जरूर कर लेना। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, और कोशिश करेंगे पार्ट 2 में इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने की। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।